हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है जेई 45 डेज क्रैश कोर्स में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि होगा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो आप सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें हम कवर करेंगे आज नाइट्रो कंपाउंड्स और अमाइंस। अमाइंस जो नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मैं आर के साथ लिखता हूं तो RnO2, ठीक है, नाइट्रो एल्केन्स। और अमाइंस को लिखता हूं तो ये हो जाते हैं आपके RnS2। ये होते हैं अमाइंस। ये प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन हो सकते हैं इसी बेसिस पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले जेई का सिलेबस। सो सिलेबस में क्या क्या लिखा हुआ है? सिलेबस में लिखा हुआ है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस एंड यूसेज। अमाइंस, अमाइंस का नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, बेसिक कैरेक्टर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस एंड देयर बेसिक कैरेक्टर। डायजेनियम सॉल्ट्स, इंपोर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो आज जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। बेसिसिटी, देन एसाइलेशन, देन कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इंपोर्टेंट है, देन हिंसबर्ग रिएजेंट इंपोर्टेंट है, हिंसबर्ग टेस्ट, इसको हम हिंसबर्ग टेस्ट भी कह देते हैं। ठीक है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड जिसको हम HNO2 कहते हैं, जिसको आप शॉर्ट में होनो भी लिख सकते हैं, HONO। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मतलब EAS रिएक्शन। Reactions involving displacement of nitrogen, reaction involving retention of diazo group। diazo group जो N डबल बॉन्ड N वाला ग्रुप होता है, ठीक है, उसे हम डायजो ग्रुप बोलते हैं। कवरिंग रिएक्शंस। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करने जा रहे हैं, और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है और चैप्टर काफी रिलेवेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। ये इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मतलब 4 to 8 मार्क्स का ये चैप्टर स्कोर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है बेसिसिटी। इंटरेस्टिंग टॉपिक है एकदम, बेसिसिटी। बेसिसिटी पहले हम देख रहे हैं एल्केनामीन्स वर्सेस अमोनिया, और बेसिसिटी देखेंगे अमाइंस की एक्वस मीडियम में। तो ये जो पार्ट कहने जा रहा है, ये कह रहा है कि जो बेसिसिटी है, आप देख सकते हैं एल्केनामीन्स जो कि होते हैं RnS2, जिनको हम बोल देते हैं एल्केनामीन्स, और ये होता है अमोनिया। अब हुआ क्या, जो RnS2 है वो H पॉजिटिव ले सकता है। अगर मैं वाटर की बात करूं, यहाँ पर मान लीजिए H2O में मैं इसको डिसॉल्व करता हूं, तो इसने H पॉजिटिव को ले लिया और ये बन गया इस तरीके से। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है जी। अब इसने, ये है हमारा अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। ये तो होगा सॉल्वेशन इफेक्ट। बट अगर मैं नॉर्मल इफेक्ट पर बात करूं तो देखिए, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। मैं एल्केनामीन्स और अमोनिया को कंपैरिजन कर रहा हूं। तो अमीन्स क्या होते हैं, NH2, और उस पे ग्रुप लगा होता है R। ये तो हो गए प्राइमरी अमाइंस। उसके बाद अगर मैं इस पे ग्रुप लगा दूं डबल R और एक H, ये सेकेंडरी अमाइंस। अगर मैं ग्रुप लगा दूं 3R, तो ये टर्शियरी अमाइंस। और अगर मैं अमोनिया को भी लिख लेता हूं, अगर प्रॉपरली आप पिरामिडल शेप में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं NH3 लॉन पेयर। अब हुआ क्या, अमोनिया पे जो ग्रुप प्रेजेंट है वो 3 ग्रुप प्रेजेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हो, क्लियरली आपको विजिबल है, जो कि है हाइड्रोजन ओनली। बट यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज एन एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप है सेकेंडरी में, और यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन पुशिंग नेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, मतलब प्लस आई इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो इन लॉन पेयर्स को और इजीली अवेलेबल कराएगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने लगा, नाइट्रोजन के लॉन पेयर ज्यादा इजीली अवेलेबल होंगे। तो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन जो लॉन पेयर अवेलेबल होंगे, उतना इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट होंगे, और जितना जल्दी डोनेट होंगे मतलब उतना अच्छा ये बेस होगा। तो लुईस बेस का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और जितना अच्छे से डोनेट होंगे उतना अच्छा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो प्राइमरी अमीन है उसके कंपेरिजन में सेकेंडरी अमीन ज्यादा अच्छा बेस है, और सेकेंडरी अमीन के कंपैरिजन में टर्शियरी अमीन ज्यादा अच्छा बेस है। और ये अमीन्स अमोनिया से ज्यादा अच्छे बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि अमोनिया में कोई भी इस तरह का R ग्रुप नहीं है। क्लियर? तो आप कह सकते हो कि सबसे कम बेसिक अमोनिया, उसके बाद आप कह सकते हो प्राइमरी अमीन, उसके बाद आप कह सकते हो सेकेंडरी अमीन, उसके बाद आप कह सकते हो टर्शियरी अमीन। ये बेसिसिटी का ऑर्डर है नॉर्मल इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग। ये हमने देखा इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर मैं सॉल्वेशन इफेक्ट पे आ जाता हूं, सॉल्वेशन इफेक्ट में क्या है, हमने अमाइंस को क्या कर दिया बताइए। मैंने लिखा RnS2
H H वाटर में डिसॉल्व। वाटर में डिसॉल्व करने पर ये H पॉजिटिव को ले लेगा, जो लॉन पेयर्स होंगे मैं एक अमाइन के साथ करके आपको दिखाता हूँ इस तरीके से, और ये बना लेगा RN हाइड्रोजन 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 और पॉजिटिव। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ ये क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ भी क्या हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इधर भी क्या हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं इसमें करूं तो यहां पर लॉन पेयर ये सेकेंडरी अमाइन है, इसको लेगा और ये क्या बना लेगा RNH R और H, ये हो गई जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हो गई वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट को उसी तरीके से टर्सरी में कर लेते हैं, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर देखूं बेसिसिटी का, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो ऑर्डर आता है आपका सबसे ज्यादा बेसिक आपका टर्सरी, उसके बाद बेसिक सेकेंडरी और उसके बाद बेसिक प्राइमरी। बट अगर मैं सॉल्वेशन इफेक्ट के देखो इसने कितनी जल्दी ये प्रोटोनेट हुआ है, प्रोटोनेट होने के बाद ये स्टेबल हो गया, तो ये साथ ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, उसके बाद टर्सरी वाला और कम स्टेबल होगा क्योंकि उसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो जितनी जल्दी ये प्रोटोनेट हो रहा है तो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा बेसिक हो जाएगा। अब जितना ज्यादा बेसिक उतना ज्यादा आप समझ सकते हो इसका बेसिक नेचर क्या होगा। इस तरीके से प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्सरी में बढ़ रहा है। अगर मैं सॉल्वेशन इफेक्ट देखूं, अगर मैं क्या देखूं सॉल्वेशन इफेक्ट, तो देखिए जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी और देन टर्सरी। अगर मैं इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखूं तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा हो जाएगा। अगर चेन आपकी छोटी है तो टर्सरी देन प्राइमरी, और अगर चेन आपकी बड़ी है तो प्राइमरी देन टर्सरी। अगर चेन आपकी क्या है यहाँ पे, ये लार्ज चेन के केस में और ये आपकी छोटी चेन के केस में, छोटी चेन है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी बनाएगा तो प्राइमरी वाला ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो छोटी चेन के लिए क्योंकि वहां पर हाइड्रोफोबिक ग्रुप कम होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। आप यहाँ पर देखेंगे बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन एक्वस मीडियम, तो सबसे ज्यादा सेकेंडरी अमाइन, फिर आप देख सकते हो ये टर्सरी अमाइन हो गया, और ये आपका प्राइमरी अमाइन, और फिर अमोनिया आया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो अगर छोटी चेन है तो छोटी, ये तो हो गई बड़ी चेन, ये तो लार्ज चेन वाला केस हो गया। लार्ज चेन में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा, लार्ज चेन में कौन डोमिनेट करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है जी, और अगर छोटी चेन है तो यहाँ पर डोमिनेट करेगा, देखो सेकेंडरी, फिर आया प्राइमरी, फिर आया टर्सरी, फिर आया अमोनिया। तो यहाँ पर सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, और स्टेरिक इंडेक्स ऑफ द एल्काइल ग्रुप भी हम चेक करते हैं। ठीक है, इस तरीके से बेसिसिटी आपको चेक करनी है। अगर बेसिसिटी अराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया चेक करें तो डेफिनेटली अमोनिया से ज्यादा बेसिक होंगे अराइल अमाइंस या नहीं, तो अमोनिया ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि अराइल अमाइंस में जो लॉन पेयर्स हैं वो रेजोनेंस में चले जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने एनिलीन का एग्जांपल लिया है, ये लॉन पेयर्स नीचे की तरफ बेंजीन के साथ लॉन किस में चलेंगे, रेजोनेंस में। रेजोनेंस में जाने की वजह से ये लॉन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं है, नॉट इजीली अवेलेबल। अगर ये इजीली अवेलेबल नहीं है तो ये जल्दी से डोनेट नहीं होंगे और ये अच्छा बेस नहीं होगा। बट अमोनिया में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है तो वो क्या होंगे, अच्छे बेस होंगे। तो अमोनिया इज मोर बेसिक देन आरआईएमईज बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑन प्रोटोनेशन। दूसरा क्या हो जाता है, जब प्रोटोनेशन हो जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। भाई यहाँ पर क्या हो गया, एक तरह से नंबर ऑफ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे 1 2 3 4 और मान लो फिफ्थ वाला वो फर्स्ट के सेम है तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और यहाँ पर 2 ही मिल रहे हैं आपको, एक ही और एक ही। तो इस क्योंकि प्रोटोनेशन के बाद ये बन जाता है एनिलीनियम आयन और एनिलीनियम आयन में सिर्फ 2 ही एनिलीनियम आयन, इसमें 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये आपका अराइल अमीन वर्सेस अमोनिया वाला केस हो गया। ठीक है, तो अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है अराइल अमीन से। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेसिसिटी का, एक ऑर्डर देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ये मैंने लिखा अमोनिया, यहाँ पर एल्काइल अमीन्स, यहाँ पर अराइल अमीन्स, यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, और यहाँ पे अमाइड्स। अमाइड्स क्या होते हैं, R-C-O and H2। ठीक है जी, pKa ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड, जैसे भी कोई बेस है, जब ये बेस क्या करता है, H पॉजिटिव ले लेता है तो ये बनाता है कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कॉन्जुगेट एसिड जो होगा उसका पीके हम बता रहे हैं। तो कॉन्जुगेट एसिड का जो पीके है, ठीक है, तो पीके आपको पता है माइनस लॉग ऑफ के होता है।
तो जितनी ज्यादा एसिडिटी उतना कम पीके, और जितनी कम एसिडिटी उतना ज्यादा पीके। तो अमोनिया का पीके आप देखिए 9.3, एल्काइल अमीन्स का पीके देखिए 11 और 10 से 11 की रेंज में चल रहा है, और अराइल अमीन्स से ज्यादा बेसिक है अमोनिया। क्यों? तभी आप देख सकते हो पीके अमोनिया का ज्यादा है। आप ऐसे भी समझ सकते हो जितना ज्यादा पीके उतना ज्यादा बेसिक, ठीक है। वैसे तो होता क्या है कि जितना ज्यादा पीके उतना कम एसिडिक, तो उतना ज्यादा बेसिक, और जितना ज्यादा पीके भी उतना ज्यादा एसिडिक, क्योंकि जितना ज्यादा पीके भी मतलब उतना कम बेसिक, और जितना कम बेसिक उतना ज्यादा एसिडिक। तो आप समझिए अमोनिया ज्यादा बेसिक है। आप पीके देख सकते हैं इसके कॉन्जुगेट एसिड का 9.3, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ अमीन्स दिए हुए हैं टर्शरी, सेकेंडरी और रिंग वाले, ठीक है। तो अराइल अमीन्स भी आपको दिए हुए हैं कुछ, तो जिनका पीके आप देख सकते हो। तो पीके डिक्रीजेस एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन रिंग डिक्रीजेस। अगर बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने लगेगी तो लोन पेयर्स डेफिनेटली नीचे की तरफ ज्यादा जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक तरह से बेसिसिटी को डिक्रीज करेंगे और एसिडिटी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं, राइट। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आप देख सकते हैं अगर लोन पेयर्स इस कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है, देखो लोन पेयर्स इस कॉन्जुगेशन का पार्ट है तो इसका मतलब लोन पेयर इसको एरोमेटिक बना रहे हैं, और इसका मतलब ये इसके लिए अवेलेबल होगा ही नहीं। किसके लिए? डोनेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए पीके 0, ठीक है। और इसी तरीके से 5.3 यहाँ पे देख सकते हो pyridine बेस है। तो पीके डिपेंड्स ऑन वेदर द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। तो यहाँ पर जो है वो डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है ए, ठीक है, तो आप उसके घर जाते हो, और एक फ्रेंड है आपका बी, और आप उसके भी घर जाते हो। तो जो ए फ्रेंड है ना वो आप ऑल टाइम 24 आवर्स कभी भी जाओ अवेलेबल रहेगा कि आओ, और कहीं भी इसको घुमाने ले चलना है कहीं भी जाओ आप इसके साथ जा सकते हो। बट बी क्या है? ऑल टाइम अवेलेबल नहीं है, कभी अवेलेबल मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो ए इज लोकलाइज्ड, ए क्या है? लोकलाइज्ड, कभी भी आओ और कहीं भी घूमने जाओ। बट बी इज डीलोकलाइज्ड, या किसी काम के लिए जाना है तो काम के लिए जाओ। बी इज डीलोकलाइज्ड, वो किसी और फ्रेंड के साथ भी जा सकता है, या वो कुछ और काम भी कर रहा है, ठीक है, या वो पढ़ाई कर रहा है, लाइक दिस। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। जो डीलोकलाइज्ड है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, और जो लोकलाइज्ड है वो एकदम से अवेलेबल है ऑल टाइम। अमाइड्स RCONH2, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये इस तरह से रेजोनेंस में चले जाता है और इनका पीके हो जाता है -1। क्या पीके हो जाता है? -1। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर, जो कि एक रिएक्शन होगी एसाइलेशन। असाइलेशन रिएक्शन क्या है? सिंपल सी बात रही है कि असाइल ग्रुप को ऐड करना है। तो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड जो कि होते हैं RCOCl, एनहाइड्राइड जो कि होते हैं RC+O R-, इनको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, एंड एस्टर्स जो कि होते हैं RC+OO R-, बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब SN रिएक्शंस, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए मैंने लिया इथ प्लस N प्लस अमीन, इथेनामीन। इथेनामीन क्या होता है? C2H5NH2, नाइट्रोजन पे क्या बैठा हुआ है? लोन पेयर। और मैंने लिया एक इथेनॉइल क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे? इथ प्लस N प्लस ऑयल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। तो इसके लोन पेयर ने इस कार्बन पर अटैक किया, क्योंकि ये जो C+O का कार्बन होता है ये अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में, मतलब लुईस एसिड की तरह काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, क्योंकि इस पे लोन पेयर बैठे हुए हैं तो इसने डोनेट किए, इसने एक्सेप्ट किए, ये इधर आ गया। बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अब क्या हुआ? C2H5N डोनेट किया तो पॉजिटिव, और H इस पे जुड़ा हुआ और ये बॉन्ड इसके साथ बन गया। अब O नेगेटिव वाला ये एरो इधर आएगा, ये इधर आएगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन वापस से न्यूट्रल होने के लिए H से अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। तो यहाँ से क्या आउट हो गए? यहाँ से Cl और यहाँ से H, तो क्या बाहर निकल के बताइए? Cl और H, मतलब HCl, और क्या बॉन्ड बना? C2H5NHCO3, ये अमाइड बन चुका है। क्या बन चुका है? अमाइड। ये अभी कौन सा अमाइड है? ये है सेकेंडरी अमाइड। अगर प्रॉपर्ली बात करो तो कैसा अमाइड है? सेकेंडरी अमाइड, क्योंकि आप देख सकते हो N पर एक हाइड्रोजन और एक सब्स्टिट्यूशन है R ग्रुप का जो कि एक इथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाता है N पर इथाइल, और इथ प्लस N प्लस अमाइड इथेनामाइड। क्या बन गया ये? N इथाइल, इथ प्लस N प्लस अमाइड इथेनामाइड। फिर मैंने क्या लिया? एनिलीन। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन पर CH2 जिसका बेंजीन पर NH2 जिसका ना क्या नाम होता है? एनिलीन या फिर बेंजीनामीन। उसके साथ मैंने लिया इथेनोइक एनहाइड्राइड, मतलब इथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे और इधर H और इधर OH भेज देंगे तो आपको मिल जाएगा वापस से इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इथेनोइक एसिड का जो एनहाइड्राइड होता है उसे बोल देते हैं इथेनोइक एनहाइड्राइड। और इस पर अब रिएक्शन होने जा रही है, तो कैसे होगी? नाइट्रोजन के लोन पर इस पे अटैक करेंगे, कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, देखो क्या बना? C6H5NH, C+O CH3 जुड़ गया, और जो बाकी का हिस्सा ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से, और ब्रेक होते टाइम ये बॉन्ड क्या बना लेगा? जो इसका नाइट्रोजन का हाइड्रोजन भी आएगा उसको भी लेके निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा? CH3 COOH, CH3
इसके साथ आ गया नाइट्रोजन का हाइड्रोजन ये वाला, तो CH3COOH और ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो N पे क्या आ चुका है, फिनाइल, और क्या बन गया है, इथेनामाइड। तो N फिनाइल इथेनामाइड, और इसी कंपाउंड को बोल देते हैं एसिटानोलाइट, जो हम लैब में प्रिपेयर भी करते हैं। ये हमारा NH और इस पे क्या जुड़ा हुआ, C डबल बॉन्ड O CH3, और इसकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रोटेक्शन वाली, उसको भी हम करेंगे, ठीक है। तो ये बन गया NaCO3, जिसको हम बोल देते हैं N फिनाइल इथेनामाइड, या फिर आप बोल दीजिए एसिटानोलाइट। क्या बोल दीजिए, एसिटानोलाइट, ठीक है, NiLid। नेक्स्ट आता है, फिर से मैंने लिया इथाइल, और ये C डबल बॉन्ड O और OCH3, मतलब RCOOR, मतलब एस्टर्स। देखो एसिड क्लोराइड के साथ कर लिए, एनाइडाइड के साथ कर लिए, और एस्टर्स के साथ भी कर लेते हैं। इसको बोलते हैं इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ठीक है जी। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इथाइल एसीटेट। इसकी रिएक्शन हमने करी है CH3NH2, मतलब मिथाइल अमीन के साथ। फिर से वही नाइट्रोजन के लोन पर अटैक करेंगे इस C डबल बॉन्ड O पे, यहां से रिमूव हो जाएगा OCH3, और देखो क्या बनता है, CH3N, N पर लोन पेयर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन चला गया इस OCH3 के साथ, तो बन गया CH3OH, C डबल बॉन्ड O C2H5। तो इसको क्या बोलेंगे, N मिथाइल इथ प्लस, ये इथेनामाइड नहीं है, यहाँ पर कितने आ चुके हैं अब, C2H5 और C डबल बॉन्ड O, तो ये है प्रोपेनामाइड, N मिथाइल प्रोपेनामाइड, ठीक है। इथेनामाइड तब तक था जब तक यहाँ पर 2 कार्बन थे, अब यहाँ पर हो चुके हैं 3 कार्बन, तो इसको बोलेंगे प्रोपेनामाइड प्लस मिथेनॉल, यहां से आउट हो चुका है। ये हमारी एसाइलेशन है। मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे, ये देखो क्या बनाती है, प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन होती है, किसके साथ, प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन के साथ काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन आ रही है, प्राइमरी अमीन के साथ क्लोरोफॉर्म और KOH हम यूज करेंगे। हीट करने पर आपको बनता है एल्काइल आइसोसाइनाइड, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल देते हैं। एल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 KCl प्लस 3H2। इंपॉर्टेंट बात यह है कि एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स इस टेस्ट को दे सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ एलिफेटिक हो, एरोमेटिक भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एनिलीन लिया, बेंजीन पर NH2 और क्लोरोफॉर्म KOH के साथ रिएक्शन करा दी, CH3 प्लस 3 KOH, और हीट कर दिया, और हीट करने पर आपको जो प्रोडक्ट आएगा वो आ गया बेंजीन पर NC, जिसको हम बोल देते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस साइड प्रोडक्ट 3 KCl और 3H2O। इस तरीके से एरोमेटिक प्राइमरी अमीन है ये, और एलिफेटिक प्राइमरी अमीन इस रिएक्शन को दे सकते हैं। विच आर फॉल स्मेलिंग सब्सटेंसेस, ये इनकी एक अजीब सी गंदी सी स्मेल होती है। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन डू नॉट शो दिस रिएक्शन, तो ये एक तरह से प्राइमरी अमीन्स का टेस्ट भी हो गया, इसलिए इसको बोल देते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स। मान लीजिए आपको दिया हुआ है CH3N CH3H, और एक दिया हुआ है आपको CH3NH2, बोलेगा इसको बताइए कि कौन सा प्राइमरी अमीन है कौन सा सेकेंडरी, इसके साथ रिएक्शन कराओ, इसके साथ रिएक्शन कराओ, इसी की क्लोरोफॉर्म और KOH की। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, फॉल स्मेलिंग यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, और यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर फॉल स्मेलिंग जो सब्सटेंस होगा वो बन जाएगा, और यहाँ पर नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। सेकेंडरी अमीन इस रिएक्शन को नहीं देते, सेकेंडरी अमीन्स है, और ये प्राइमरी अमीन्स इस रिएक्शन को दे देते हैं। तो प्राइमरी एलिफेटिक हो या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स को आप इस रिएक्शन से डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो आ जाता है वो हिंसबर्ग टेस्ट है। हिंसबर्ग टेस्ट समझने के लिए इसको आप हिंसबर्ग रिएजेंट पहले पता होना चाहिए। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट, जिसको हम बोलेंगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, बेंजीन पर SO2Cl। अब होगा क्या, ये Cl और ये H निकल जाते हैं, देखो क्या प्रोडक्ट बना, बेंजीन पर S डबल बॉन्ड O, N पर एक H रह गया और एक C2H5 प्लस HCl, तो N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये सल्फोनामाइड अमाइड बन गया ना, बट CO नहीं है, SO है, तो बोलेंगे सल्फोनामाइड। ये सॉल्युबल है एल्कली में, जब इसको हम एक्वस NaOH में क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो ये सॉल्युबल हो जाता है, ये H चला जाता है, और यहाँ पे Na नेगेटिव H क्या आ जाता है, Na पॉजिटिव, ठीक है, Na ये वाला नेगेटिव और Na पॉजिटिव हो जाता है, तो ये सॉल्युबल है एल्कली में, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्युबल। फिर मैंने क्या किया, फिर से बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिया और उसकी रिएक्शन कराई, ये प्राइमरी अमीन था सेकेंडरी अमीन के साथ, सेकेंडरी अमीन में एक ही H रहेगा, 2 सब्स्टिट्यूशन कर दिए, एक H और एक Cl निकल गई, क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बना, जिसको हम बोलेंगे N डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, फिर से HCl निकल गया। जब हम इसको एक्वस NaOH में कराते हैं, तो क्योंकि अब इसके पास H नहीं है, तो क्या बोल देंगे, इनसॉल्युबल। तो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल,
ठीक है। बट जो टर्शियरी अमाइन के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन कराने लगूं तो टर्शियरी अमाइन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, ठीक है, नो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है, कोई हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो यहाँ पे मेंशन भी एक नोट के रूप में आप देख सकते हैं, टर्शियरी अमाइन डू नॉट रिएक्ट विद रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो इस तरीके से आप हिंसबर्ग टेस्ट का यूज करके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हिंसबर्ग रीजन का यूज किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, जिसे हम बोल देते हैं HNO2 या फिर HONO होनो, ठीक है। तो डाइहाइड्रोजन ऑफ एलिफेटिक चेन और डाइहाइड्रोजन एरोमेटिक रिंग, देखो दोनों में फर्क है। होनो दोनों के साथ अलग अलग चीज देगा। ये प्राइमरी अमीन मैंने लिया और होनो के साथ रिएक्शन करा दी। होनो के साथ रिएक्शन करने पर होनो कैसे बनता है, NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस पर हम लेते हैं तो एक प्रोडक्ट बन के आता है RN2Cl। अब ये जो RN2Cl डाई टाइप का जो कंपाउंड बना है ये यहाँ पर स्टेबल नहीं है, नॉट वेरी स्टेबल। तो इमीडिएटली क्या होता है, ROH बना देता है, क्या बना देता है, अल्कोहल। इमीडिएटली क्या बना देता है, अल्कोहल, और N2 के यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और एसिड बन जाता है। बट जब डाइहाइड्रोजन एरोमेटिक रिंग का करते हैं, जैसे एनिलीन, जैसे बेंजीनामीन, NaNO2 प्लस HCl 273 से 278 केल्विन कोल्ड कंडीशन रहती है तो बनता है एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC। और BDC है हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। साइड में क्या निकल जाता है, NaCl प्लस 2H2। तो समझने वाली बात क्या है कि जो सेकेंडरी अमाइंस है और टर्शियरी अमाइंस है वो नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंट तरीके से रिएक्शन देते हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं नाइट्रोसो टाइप के, ठीक है। उनसे हम अभी डील नहीं कर रहे हैं। हम समझने वाली बात यह है कि अगर हम प्राइमरी अमीन लेते हैं एलिफेटिक तो वो इसके साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बनाएंगे। बट अगर हम सेकेंडरी अमीन, नॉट सेकेंडरी अमीन, अगर हम प्राइमरी अमीन लेते हैं एरोमेटिक तो वो इसके साथ रिएक्शन करके BDC बनाएगा जो कि हाईली स्टेबल कंपाउंड है रेजोनेंस की वजह से। उस BDC से बहुत सारी रिएक्शंस आगे जा सकती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया एनिलीन, वापस मैं बोल देता हूँ, इसको बोल देते हैं बेंजीनामीन, बेंजीन प्लस अमाइन मतलब बेंजीनामीन। तो इसके साथ मैंने Br2H2 जिसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोल देते हैं रिएक्शन कराई तो ये बन गया, वो वापस से रिंग को एक्टिवेट हो जाती है तो बन गया आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्लस 3HBr निकल गया। अगर मैंने एनिलीन के साथ नाइट्रेशन कर दिए HNO3H2SO4 288 केल्विन पर तो एक NO2 यहाँ पर जुड़ गया 51%, एक यहाँ पर आया मेटा नाइट्रो एनिलीन और यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन आया 2%। समझने वाली बात यह है कि जो मेटा नाइट्रो एनिलीन है, क्योंकि एनिलीन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करते हैं कहां पर, जल्दी से बताइए, ऑर्थो या पैरा पर। तो ऑर्थो और पैरा के प्रोडक्ट आने चाहिए थे मेजर और माइनर में, बट यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि पैरा वाला प्रोडक्ट तो ठीक है मेजर फॉर्म में आया 51%, बट मेटा वाला प्रोडक्ट भी कुछ कम परसेंटेज में नहीं आया, वो भी 47%, लगभग बराबर परसेंटेज का है पैरा के। मतलब मेटा वाला भी यहाँ पे मेजर बन रहा है और ऑर्थो वाला बहुत कम आया। रीजन क्या होता है, एनिलीन क्योंकि नाइट्रेशन मिक्सचर में एसिडिक मिक्सचर है, दिस इज लाइक एसिडिक मिक्सचर, एसिडिक मतलब H पॉजिटिव देंगे और H पॉजिटिव लेके ये एनिलीन हो जाता है एनिलीनियम आयन, क्या बन जाता है NH3 पॉजिटिव, और NH3 पॉजिटिव अभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चुका है जो कि आने वाले ग्रुप को मेटा डायरेक्ट करेगा और मेटा डायरेक्टिंग करने की वजह से यहाँ पर जो मेटा नाइट्रो एनिलीन है वो भी एक अच्छे खासे अमाउंट में मिल रहा है। दैट इज द रीजन ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने लिया एनिलीन, फिर से हमने उसकी रिएक्शन कराई पायरिडीन पे। अभी ऐसी रिएक्शन कराई क्यों गई, क्योंकि जब एनिलीन को हम Br2H2 के साथ रिएक्शन कर रहे थे तो हुआ क्या, हमें 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलने लगा। अब ट्राई को रोकने के लिए हमें तो चाहिए मोनो, तो हमें क्या करना होगा, रिंग एक्टिवेट हो रही थी इस लॉन पेयर की वजह से। हम कह रहे हैं इस लॉन पेयर को बिजी कर दो, इस लॉन पेयर को इतना बिजी कर दो कि रिंग को एक्टिवेट ना कर पाए। तो लॉन पेयर के लिए हमने एक ग्रुप ऐड कर दिया जो कि है COCH3 ग्रुप, जो जैसे हमने इसका क्या कर दिया, एसिटाइलेशन, क्या कर दिया इसका, एसिटाइलेशन। इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन करना। तो हमने इस नाइट्रोजन के लॉन पेयर्स की प्रोटेक्शन कर ली। ये लॉन पेयर्स अब यहाँ पे बिजी हो चुके हैं, बिजी होने की वजह से रिंग को एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। ये बन गया N-फेनाइल इथेनामाइड जिसको हम बोलते थे एसिटाइलाइड। अगर अब हम Br2 पोलर मीडियम में इसकी रिएक्शन कराते हैं तो Br या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा, या तो जुड़ेगा ऑर्थो पे या जुड़ेगा पैरा पे, और फिर उस तरीके से यहाँ पर ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी बन जाएगा, ऑर्थो
ब्रोमो सॉरी पैरा ब्रोमो एसिटोनालाइड ये वाला है, और ऑर्थो ब्रोमो एसिटोनालाइड वो वाला बन जाएगा, और जो ऑर्थो प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा, उसको हम अभी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो जब हम इन दोनों को या तो ऑर्थो या पैरा दोनों को अगर आप आगे ले जाना चाहते हो, हाइड्रोलिसिस करते हो एसिडिक या बेसिक कोई सी भी, तो ये ग्रुप वापस से रिमूव हो जाता है, यहाँ H और यहाँ OH चला जाता है और CH3COOH बाहर चला जाता है, यहाँ बन जाता है NH2 और ये बन गया 4 ब्रोमो एनिलीन, या इसको बोलते थे पैरा ब्रोमो एनिलीन। मतलब अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो डेफिनेटली आपको इस ग्रुप को NH2 ग्रुप को पहले क्या करना होगा, प्रोटेक्ट। अगर NH2 ग्रुप एक बार प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप की हेल्प से, तो ये जो CH3CO है ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। जब इसको प्रोटेक्ट कर दिया तो प्रोटेक्ट होने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड आएगा। कैसा आएगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं NH2 लिया, CH3CO होल्टो स्प्रेडीन ये बना लिया एसिटोनालाइड, फिर हमने नाइट्रेशन किया। नाइट्रेशन करने पे अब इसका प्रोडक्ट जो आ रहा है वो या तो आ रहा है पैरा और यहाँ आ रहा है ऑर्थो, ऑर्थो वाला माइनर होगा। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रेशन क्या किया गया, हाइड्रोलिसिस करके इस ग्रुप को वापस से रिमूव कर दिया गया, तो हमें 4 नाइट्रोएनिलीन या पैरानाइट्रोएनिलीन एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग थे। आप यहाँ पर दोबारा से देख सकते हैं, ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल, जहाँ पे हमने एनिलीन से बनाया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन फर्स्ट रिएक्शन में। सेकंड रिएक्शन में हमने बनाया एनिलीन से 4 ब्रोमो एनिलीन। वो कैसे बनाया कि हमने इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, प्रोटेक्शन के अंदर चला गया है, प्रोटेक्ट। थर्ड रिएक्शन में आप देख सकते हो एनिलीन से हमने बनाया नाइट्रेशन करके ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन और मेटा नाइट्रोएनिलीन। मेटा नाइट्रोएनिलीन बनने का रीजन क्या है, ड्यू टू एनिलीनियम आयन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन। ठीक है जी। और फोर्थ रिएक्शन में हमने क्या किया है कि बेंजीन पर NH2 इसका नाइट्रेशन किया, और अब हमें पैरा और पैरा यहाँ पर एज ए मेजर प्रोडक्ट मिलता है। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे, रिएक्शन जो इन्वॉल्व करती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे सैंड में रिएक्शन होगी, गेटरमैन रिएक्शन होगी। मैंने क्या बना लिया, एक बार ये डाइएजो टाइप का कंपाउंड बना लिया ArN2X। अगर ये Cl है तो इसको बोल देते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अगर ये X है तो बोल देंगे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। मैंने Cu2Cl2 और HCl के साथ और Cu2Br2 HBr के साथ रिएक्शन करते तो प्रोडक्ट बना ArCl और ArBr। ठीक है, और N2 इन रिएक्शंस को बोल देते हैं सेंटमेयर रिएक्शन। CuCN KCN के साथ रिएक्शन करते तो ArCN बन गया साइनो, अगर Ar बेंजीन है तो साइनो बेंजीन बोल देंगे, प्लस N2 गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती। अगर इसकी रिएक्शन CuHCl और CuHBr के साथ कर देता हूं तो रिएक्शन जो बनती है वो है गेटरमैन रिएक्शन। प्रोडक्ट सेम आते हैं ArCl प्लस N2 और CuX यहाँ से आउट हो जाता है। क्या आउट हो जाता है, CuX। उसके बाद जो सेंटमेयर है वहां पे आप प्रोडक्ट देख सकते हैं और गेटरमैन के प्रोडक्ट देख सकते हैं, सारी बातें सेम है, बस रिएजेंट का फर्क है, गेटरमैन। ठीक है जी, ये गेटरमैन। कुछ और सब्स्टिट्यूशन इसके अलावा, जैसे अगर Ki के साथ रिएक्शन करा दी तो बन जाएगा ARI प्लस KCl प्लस N2। अगर HBF4 के साथ रिएक्शन कराई तो देखो Cl नेगेटिव को पहले ये BF4 नेगेटिव रिप्लेस करेगा, ये बन गया N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। हीट करने पे यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाती है, BF3 रिलीज हो जाता है और फ्लोरीन अटैच हो जाता है। इस तरीके से इस प्रोडक्ट यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन जाता है। अगर मैं H3PO2 H2 के साथ कर दूं तो यहाँ पर सीधा सब कुछ हट जाता है और सीधा AR के साथ H आ जाता है। मतलब अगर मैं बेंजीन पर N2Cl के साथ H3PO2 वाटर कर देता हूं तो सीधा प्रोडक्ट आएगा बेंजीन प्लस N2 प्लस H3PO3 प्लस HCl। अगर इसको गर्म पानी में डाल देता हूं तो प्रोडक्ट आ जाएगा फिनॉल। क्या आ जाता है, फिनॉल। ये आ गया जी फिनॉल, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट मूव करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं गर्म पानी में डालने पर हमारे पास फिनॉल आ जाता है। और नेक्स्ट अगर HBF4 के साथ हमने करी तो N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव तो बनता ही है। और उसके साथ अगर मैं वापस से NaNO2Cu कर देता हूँ, NaNO2Cu, तो NO2 नेगेटिव आ जाता है और इस पूरे ग्रुप को हटा देता है, तो ArNO2 बना सकते हैं, मतलब वापस से नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं, फिर से होनो करके फिर से BDC बना सकते हैं। इस तरीके से आप रिएक्शंस को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब रिएक्शन आती है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डायज़ो ग्रुप, कपलिंग रिएक्शन। ये है कपलिंग रिएक्शन। ये हमने लिया BDC जिसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ये मैंने लिया फिनॉल, ये मैंने लिया एनिलीन। फिनॉल का भी पैरा हाइड्रोजन यूज हुआ है और एनिलीन का भी पैरा हाइड्रोजन यूज हुआ है। ये H और ये Cl, ये H और ये Cl यहां से चले जाते हैं। पॉजिटिव को रिमूव करने के लिए बॉन्ड इधर आता है। आप देखिए बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है जी, तो बेंजीन उस पर N डबल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं
एजो ग्रुप, उसके बाद बेंजीन और उस पर OH जुड़ा हुआ है, ये बन गया पैरा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एजो बेंजीन। क्या बोलेंगे इसे? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, जो ऑरेंज कलर की डाई होती है। Cl नेगेटिव प्लस H2 ऐसे आउट हो जाता है। सेम यहाँ पर बेसिक कंडीशन ली जाती है और यहाँ पर एसिडिक कंडीशन, ये बन जाता है पैरा अमीनो या पैरा अमीनो एजो बेंजीन। ये अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ पैरा पोजीशन पर और इसकी येलो कलर की डाई आती है। ये दोनों रिएक्शंस कपलिंग रिएक्शंस आती है। ये दोनों रिएक्शंस कौन सी हैं? कपलिंग रिएक्शन। एक तरह से कपलिंग हो चुकी है, यहाँ पे क्या हो चुकी है? कपलिंग हो चुकी है, जुड़ चुके हैं। ये बड़ी बड़ी जो चीजें हैं, बड़ी बड़ी जो रिंग्स हैं जुड़ चुकी हैं, तो इनको बोलते हैं कपलिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो बात आती है, जो एजो प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो जनरली ऑब्टेन होते हैं वो कलर होते हैं और उनको यूज किया जाता है डाइज में। ठीक है, और एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये हैं, आपको दिख ही रहा है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट, जो कि होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मेरे पास फ्लोरीन है, नाइट्रो है और बेंजीन रिंग पे जुड़े हुए हैं। कह रहा है कि CH3 होल ट्वाइस NH पर मतलब जो कि एक डाई मिथाइल अमीन है, इसके साथ इसकी रिएक्शन कराओ जो कि एक सेकेंडरी अमीन है, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं। जब ऐसा होगा तो यहाँ से फ्लोरीन हट जाएगा और ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, मतलब कुछ प्रोडक्ट इस तरीके से आ जाएगा। N उस पर है 2 CH3, ठीक है, और ये H और ये F यहाँ से आउट हो चुका है। अब क्या हुआ? रिडक्शन कर दिया जी, FeSCl आपको क्लियरली विजिबल है। अगर मैं FeS के लिए SnHCl यूज करता हूं तो NO2 बदल जाता है NH2 में। चलिए बना देते हैं वापस से आपके लिए। कह रहा है इसका रिडक्शन कर दो और इधर ग्रुप को ऐसे अटैच कर दो। फिर कह रहा होनो डाल दो, NaNO2 प्लस HCl और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस का मतलब ही क्या है? होनो। कह रहा एनिलीन को BDC बना दो, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इधर ये ग्रुप एज इट इज अटैच कर दो। कह रहा फिर से H2 निकल डाल दो, तो फिर से ये क्या बन जाएगा? NH2, और इस ग्रुप को ऐसे लगा दो और आंसर मैच कर लेते हैं। NH2 N डबल बॉन्ड N CH3 बिल्कुल मैच कर रहा है। NO2 नहीं आएगा, NO2 नहीं आएगा, NH2 दोनों NH2 नहीं आएंगे, तो नॉट B, C और D, ओनली A ऑप्शन A इज करेक्ट। आप सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं, सॉल्यूशन में दिया हुआ है क्लियरली कि हमारे पास ये 4 फ्लोरोनाइट्रोबेंजीन है जिसके साथ मैंने डाइमिथाइलामाइन और DMF की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई। हीट करने पर आपको A प्रोडक्ट ये मिलता है और FeSCl NaNO2HCl और फिर H2 निकल यूज करने पर आपको फाइनल प्रोडक्ट B यही मिलता है, क्योंकि ये इसको FeSCl इसको इसमें कन्वर्ट करेगा, फिर ये होनो की हेल्प से बन जाएगा BDC और फिर वापस यही बन जाएगा किसकी हेल्प से? H2 निकल के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन, इस क्वेश्चन नंबर 1 को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 काफी इंटरेस्टिंग था। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द बेस्ट मेथड टू सिंथेसाइज मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। क्या बनाना है हमें? मेटा डाइब्रोमोबेंजीन। दिस इज ब्रोमीन, दिस इज ब्रोमीन बाय यूजिंग द रिएक्शन। तो बेंजीन पर जब आप Br2 FeBr3 करते हैं, चलिए एक्सेस भी मान लेते हैं एक्सेस में भी है, तो बेंजीन पर Br2 FeBr3 करने पर यहाँ पर Br जुड़ जाना चाहिए भाई, लुईस एसिड के प्रेजेंस में ब्रोमीन का एडिशन हो गया। फिर से अगर करते हैं तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है, आने वाले ग्रुप को या तो ऑर्थो या पैरा पे अटैच करेगा, तो बनेगा आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से भाई, Br और Br, 2 Br आ जाएंगे, एक बार ऑर्थो पर और एक बार पैरा पे। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब एक बन जाएगा ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन और एक बन जाएगा पैरा डाइब्रोमोबेंजीन, बट मेटा चाहिए हमें। तो फिर वो कह रहा है कि एनिलीन ले लो, एनिलीन पर Br2H2 डाल दो। अच्छा जी, ये लिया एनिलीन, इस पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर दिया। ब्रोमीन वाटर क्योंकि एनिलीन रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, तो यहाँ पर तो प्रोडक्ट ना 1 ना 2, यहाँ पर तो 3 प्रोडक्ट आ जाते हैं। कितने? 3, ऑर्थो भी, पैरा भी और मेटा भी। ये देखो जी, ये देखो और ये देखो, ये ब्रोमीन और ये भी ब्रोमीन। बिल्कुल ठीक बात। फिर कह रहा है होनो कर दो, CuBr डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। होनो करने पे ये N2 हो जाएगा और CuBr डालने पे यहाँ पे Br आ जाएगा। ठीक है, तो होनो और CuBr से भी ये नहीं हो रहा है। फिर कह रहा है नाइट्रोबेंजीन ले लो, फ्यूमिंग HNO3 H2SO4 कर लो, फिर FeSCl C2H5OH हीट कर दो, फिर होनो CuBr डाल दो, फिर ब्रोमोबेंजीन ले लो। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि सॉल्यूशन होना क्या चाहिए। क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होना है कि नाइट्रोबेंजीन ले लेते हैं,
कौन सा आपको फाइनल प्रोडक्ट देना है, नाइट्रेशन कर देते हैं। ये ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, आने वाले ग्रुप को अटैच करेगा मेटा पर जो कि होगा इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां से निकलता है इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव, इसको अटैच कर दीजिए मेटा पर जो कि अटैच हो गया, बन गया मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। रिडक्शन कर दो जी FeSCl के प्रेजेंस में इथेनॉल ले रखा है, तो ये भी NH2 हो गया, ये भी NH2 हो गया, ठीक है। होनो डाल दो जी, तो दोनों बन गई N2Cl N2Cl, CuBr डाल दो, दोनों बन गए Br, तो बन गया मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। जो इसके लास्ट वाला ऑप्शन था वो कह रहा था ब्रोमो बेंजीन ले लो, जरा देखते हैं। ये ले लिया जी ब्रोमो बेंजीन, और कह रहा नाइट्रेशन कर दो। नाइट्रेशन करने के लिए HNO3H2SO4 का यूज किया गया, बट ब्रोमोबेंजीन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करेगा यार तो ऑर्थो या फिर पैरा, और द मेजर वन इज पैरा। ऑलरेडी वी नो कि जो मेजर होगा वो हमेशा कौन सा होगा, पैरा, नॉट NOO2 नहीं होगा, NO2 होगा, सिर्फ क्या होगा NO2। उसके बाद कह रहा है कि FeSCl C2H5OH डाल के हीट कर दो। चलिए पैरा वाले को ले लेते हैं, ये तो माइनर होता है, ठीक है, ऐसा होता है माइनर। एक से आगे चलते हैं, ठीक है, ये माइनर होता है तो माइनर से हम नहीं चल रहे हैं। FeSCl ले लिया जी, ये बन गया ब्रोमीन और ये बन गया NH2। ठीक है, एक सेकेंड, इसको दोबारा ड्रॉ कर देते हैं। और NO2 का क्या बन गया NH2। कह रहा है होनो डाल के CuBr कर दो। चलो जी होनो ले लेते हैं, होनो लिया तो ये बन गया N2Cl, और CuBr कर दिया दूसरे स्टेप में तो बन गया ब्रोमीन। ये बन गया Br और ये भी बन गया Br। ये तो पैरा डाइब्रोमोबेंजीन आ गया, नॉट मेटा। हमें मेटा चाहिए था। इन्हीं बातों को, तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। चलिए इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी मैच कर रहा है इससे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन से आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग आर। बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हम देखेंगे लॉन पेयर। लॉन पेयर जितना इजीली अवेलेबल होगा, इजीली अवेलेबल मोर बेसिक, इजीली अवेलेबल मोर बेसिक, और जितना मुश्किल से अवेलेबल होगा उतना कम बेसिक होता चला जाएगा। भाई ये लोइस बेस की तरह काम करते हैं। ये NH, ये एसिटोनालाइड है, ठीक है जी। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो N पर एक H, C डबल बॉन्ड O CH3। कह रहा है कि नाइट्रोजन के लॉन पेयर इधर भी जा सकते हैं बेंजीन रिंग के साथ, और इधर भी आ सकते हैं, मतलब यहाँ तो दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन है। चलिए इसमें आते हैं, यहाँ एक ही तरफ का कॉन्जुगेशन है। अगर मैं इस पे आया कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है, और अगर मैं इस पे आया तो यहां पर भी रिंग के साथ आ सकते हैं। अब देखिए आप मुझे बताइए कौन सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। 3 वाला सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। देख लेते हैं ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होंगे वो EDG होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। वो इंक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को। क्यों इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लगा हुआ है NH2 और यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, डोनेट करता है, तो उसने रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, रिंग ने नाइट्रोजन पर बढ़ाई, और लॉन पेयर एक्चुअली में रिपल्शन की वजह से, या आप कहेंगे कि रिंग को अब जरूरत नहीं है तो वो रेजोनेंस में ना आके इजीली अवेलेबल रहेंगे, वो रेजोनेंस में जल्दी से नहीं आएंगे। बट किसकी रेस्पेक्ट में, इसकी रेस्पेक्ट में। बट अगर इसकी रेस्पेक्ट में सेंटर वाले की जो कि एनिलीन है, मैं कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो मान लीजिए इसका बेसिक नेचर 10 है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाते हैं तो मान लो होगा 12, तो इसका हो जाएगा 8। कैसे 8, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये नाइट्रोजन से लेगा, तो नाइट्रोजन के लॉन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, वो नीचे की तरफ आ जाएंगे ताकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे बढ़ जाए। तो ये इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, तो ये इजीली अवेलेबल नहीं है तो ये लॉन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएंगे। लॉन पेयर डोनेट नहीं होंगे तो बेसिक नहीं होगा उतना ज्यादा जितना ज्यादा कि NH2 के साथ है, ओनली NH2 के साथ, ठीक है। नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, नो विड्रॉइंग। तो कह रहा है EDG मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस।
और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब EWG डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। देयरफॉर जो ऑर्डर होगा वो 3, 2, 1 और 4 होगा, बिकॉज NHCOCH3 जो NH ग्रुप इज प्लेस्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। भाई NH ग्रुप को CO के साथ रख दिया और बेंजीन के साथ रख दिया, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 2, 1 और 4। तो आंसर मैच कर लेंगे 3, 2 जो ऑर्डर है वो हो जाएगा, मैं देख लेता हूं एक बार, जो है 3 वो सबसे ज्यादा बेसिक क्योंकि इजीली अवेलेबल है। उसके बाद जो बेसिक होगा वो 1 होगा या 2 होगा। भाई 1 वाले में तो डबल कॉन्जुगेशन चला गया, इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, तो उतनी इजीली अवेलेबल नहीं होंगे जितने इजीली ये वाले अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर बेंजीन के साथ रेजोनेंस हो रहा है तो सबसे ज्यादा तो हो गया 3, उसके बाद हो गया 2, उसके बाद है 4 और उसके बाद है 1। ये आपका 4th वाला आंसर हो जाएगा डी। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक इजी सा क्वेश्चन हूं मैं और मुझे आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं हम। कैसे कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। भाई इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ गया। ये कह रहा है कि बेंजीन पर CH3 है जो कि मिथाइल बेंजीन है जिसको हम टॉल्यूइन कह देते हैं। क्या कह देते हैं जी? टॉल्यूइन। कह रहा है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करने के बाद एक ऑर्थो आइसोमर बनेगा, एक पैरा आइसोमर। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है ऑर्थो आइसोमर को आगे लेके चलो, PCl5 के साथ रिएक्शन कराओ, फिर NH3 के साथ रिएक्शन कराओ, फिर एक्वस KMnO4 35 डिग्री सेल्सियस पर फिर हीट करके A बना दो। बताओ इतना इजी क्वेश्चन है पर दिखने में इजी है वैसे ही मुश्किल है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रिकॉल करवा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स एक साथ दे दिए हैं। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। कह रहा है कि टॉल्यूइन ले लो। ठीक है जी, ले लिया टॉल्यूइन। टॉल्यूइन से एक ऑर्थो आइसोमर एक पैरा आइसोमर बनेगा। ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो कि एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और साथ में सल्फोन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करता है। तो इसने एक बना दिया ऑर्थो टॉल्यूइन सल्फोनिक एसिड और एक बना दिया पैरा टॉल्यूइन सल्फोनिक एसिड। ठीक है जी। टॉल्यूइन का दूसरा नाम पता है आपको? हाँ बिल्कुल पता है, मिथाइल बेंजीन। क्या होता है? मिथाइल बेंजीन। टॉल्यूइन का दूसरा नाम क्या है? मिथाइल बेंजीन। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि ऑर्थो आइसोमर को लेके चलो। जैसे ये हो गया हमारा ऑर्थो टॉल्यूइन सल्फोनिक एसिड। ये हमने लिया, BCl5 के साथ रिएक्शन कराई तो H यहां से निकल जाएगा HCl और SO3Cl SO2Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? SO2Cl। HCl नहीं लिखता हूं, यहां से बन जाएगा SO2Cl। अमोनिया के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बना? CH3 और SO2 NH2, Cl गया NH2 आ गया। उसके बाद जब मैंने एक्वस KMnO4 के साथ रिएक्शन कराई तो समझना ध्यान से, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो बेंजीन था जिसपे CH3 है और जिसपे SO2 NH2 है तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको बदल देगा COOH में। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप के कितने भी अल्काइल ग्रुप लगे हों सबको किसमें कन्वर्ट कर देता है? बताइए किसमें कर देता है? सबको कन्वर्ट कर देता है किसमें? क्विकली एसिडिक ग्रुप में, और सिर्फ COOH आता है। COOH का OH और SO2 NH2 का H, NH2 का H, तो यहां से निकल गया वाटर। तो जो अमाइड बन गया प्रोडक्ट वो क्या बन गया? बेंजीन। बेंजीन पर क्या है? एक C डबल बॉन्ड O ऊपर बनाता हूं। बेंजीन, बेंजीन पर क्या है? C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O पे क्या जुड़ गया? NH, और NH पे क्या जोड़ रखा है? SO2। ठीक है जी, SO2। इस तरीके से आप इसका क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट लिख सकते हैं SO2। तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। एक बार इसका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर कौन सा मैच कर रहा है? ये वाला B, CONH SO2। ठीक है जी। यहां पर क्या है? CONH SO2 और इधर क्या है? बेंजीन रिंग। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। ये हीट करने पे हुआ है -H2। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मैं भी एक इजी सा क्वेश्चन हूं कि मैं दो बेंजीन रिंग के बीच में एक मिथाइलिन, यहाँ पर आप कार्बन देख सकते हो और ये NH2 जुड़ा हुआ है। NaNO2 H2SO4 यूज किया गया है। NaNO2 H2SO4।
NaNO2 HCl के साथ भी यूज किया था, तो NaNO2 को फर्क नहीं पड़ेगा, NH2 को वही BDC बनना ही बनना है। जब HCl यूज करते हैं तो बन जाता है N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, अब बन गया HSO4 नेगेटिव, सिर्फ इतना फर्क आया है। दोनों बेंजीन रिंग, ये बन गया N पॉजिटिव, डाइएजोटाइजेशन तो होना ही होना है। ये हो गया डाइएजोटाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एजो ग्रुप। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन ऑफ एजो ग्रुप। जब एजो ग्रुप का यहाँ इंट्रोडक्शन हो चुका है तो ये बन गया डायजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब H पॉजिटिव का यूज किया, H पॉजिटिव यूज करते हैं, यहाँ से पूरी चेन वेन ब्रेक हो गई और सिर्फ जुड़ गया OH। क्या जुड़ गया? OH। तो बेंजीन पर ये कार्बन, दूसरा बेंजीन, और इस पर आ गया OH। अब क्या कर दिया इसका? डिहाइड्रेशन। जरा डिहाइड्रेशन देख लेते हैं। डिहाइड्रेशन करने पे क्या होता है? डिहाइड्रेशन करने पे आपको ये प्रोडक्ट आएगा। कैसे? यहां से आप देख सकते हो H गया, यहां से क्या गया? H, और यहां से क्या गया? OH। ये आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। ये आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, H ने अपना बॉन्ड यहाँ दिया और OH ने इस H को ले लिया और फिर यहाँ जो नेगेटिव आया उसने इस पर अटैक कर दिया, तो ये आपस में जुड़ गए। तो जो आपको प्रोडक्ट बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपको बनेगा B। ठीक है, नॉट A। 6 मेंबर की रिंग तो बनेगी नहीं, एरोमेटिक वो होगी नहीं, 2 मेंबर की रिंग रहेगी नहीं, तो प्रोडक्ट बन गया B। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। तो 5 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं जो आपको करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस बिलोंग टू द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS। ठीक है, ब्रोमिनेशन, कपलिंग रिएक्शन, डाइजेटाइजेशन, या दोनों A और B। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इजी है। रिएक्शंस को एक बार क्विकली रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट्स को मैं एक बार क्विकली रिवाइज आपको करवाऊंगा अभी 2 मिनट में, और फिर आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, मैं भी बहुत ईजी हूँ। कैसे ईजी है भाई? ऐसे ईजी है कि टॉल्यूइन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया हुआ, नाइट्रेशन हो गया, जुड़ गया NO2। FeH पॉजिटिव दिया हुआ है, एसिटिक एनहाइड्राइड दिया हुआ है, Br2 दिया हुआ है, H2H पॉजिटिव दिया हुआ है, NaNO2HCl दिया हुआ है, H3PO2 दिया हुआ है, डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है CH3, और यहाँ पर ये वाली चेन आपको गिवन है, COOH और NH2 ग्रुप गिवन है, NaNO2 और aqueous HCl और 0 डिग्री सेल्सियस पर आप रिएक्शन कर दीजिए। NaNO2 के अकॉर्डिंग क्या होगा वो आपको देखना है। उसके बाद आपका aqueous HCl दिया हुआ है, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है? बेंजीन पर NH2 दिया हुआ है और CH3 दिया हुआ है, NaNO2HCl दिया हुआ है तो इसको बना देगा N2Cl, CuCN KCN दिया हुआ तो इसको बना देगा CN। ठीक है जी, और E प्लस N2 तो ये बन गया CuCN प्लस KCN, तो ये आ गया CN और नीचे आ गया CH3। एक सेकेंड, नीचे क्या आ जाएगा? CH3। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कंसीडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन व्हिच वन हैज द स्मॉलेस्ट pKb वैल्यू। pKb वैल्यू बतानी है। अच्छा, pKb वैल्यू मैंने आपको कहा था कि pK जितना ज्यादा उतना ज्यादा एसिडिक, गलत, उतना ज्यादा बेसिक। pKb जितना ज्यादा उतना कम बेसिक, मतलब pKb एक्चुअली में इनवर्सली रिलेटेड होता है बेसिक नेचर के। तो हमें स्मॉलर pKb चेक करना है, स्मॉलर द pKb स्ट्रॉन्गर द बेसिक, ये बात है। स्मॉलेस्ट pKb बताना है। CH3 सेकेंडरी अमाइन, CH3NH2 प्राइमरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, और एनिलीन। एनिलीन तो सबसे स्मॉलेस्ट, एनिलीन सबसे वीक बेस होगा, मतलब इसका pKb बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इसका pKb बहुत ज्यादा होगा। और सबसे वीक अब आता है टर्शियरी, प्राइमरी और सेकेंडरी में। ठीक है, सॉल्यूशन दिया हुआ एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा बेसिक प्राइमरी मीन्स होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर दोनों लाइक इंडक्टिव और किसका सॉल्वेशन दोनों इफेक्ट को कंबाइन करें तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक, और क्योंकि चेन इसमें छोटी है तो कौन सा इफेक्ट काम करेगा? सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट करेगा। देन प्राइमरी और देन टर्शियरी। चेन बड़ी होती, सॉरी चेन छोटी है तो इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, चेन बड़ी होती तो कौन सा इफेक्ट काम करता है? देखो चेन छोटी और बड़ी में फर्क पड़ता है। अगर चेन छोटी है
तो आपका सॉल्वेशन इफेक्ट काम करेगा, क्योंकि वहां पर हाइड, सॉरी फॉर दैट, मैं रिपीट करता हूं, चेन अगर छोटी है तो सॉल्वेशन इफेक्ट काम करेगा, क्योंकि वहां पर हाइड्रोफोबिक पार्ट कम होगा। चेन अगर बड़ी होगी तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट के लिए जितनी बड़ी चेन उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, ठीक है, वो प्रीडोमिनेंट होगा, ठीक है। बट वहां पर सॉल्वेशन इफेक्ट काम इतना ज्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि चेन बड़ी है, हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा है। ये आपको 5 क्वेश्चन एज एन होमवर्क ट्राई करने हैं। अब मैं आपको एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं आज हमने क्या पढ़ा है, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमने बेसिसिटी डिस्कस की, एल्केनाइंस वर्सेस अमोनिया, और बेसिसिटी डिस्कस की एक्वस मीडियम में। ये सारे इफेक्ट्स आप, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इस केस में सॉल्वेशन इफेक्ट वर्क करेगा, क्योंकि चेन छोटी है, और चेन अगर बड़ी हो जाती है तो इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमने बेसिसिटी में देखा अराइलामीन्स वर्सेस अमोनिया। अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है अराइलामीन से, क्योंकि अराइलामीन्स या फिर अराइलामीन्स में पहली बात तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिक्रीज हो रहे हैं प्रोटोनेशन के बाद। दूसरी बात ये है कि जो लोन पेयर्स है वो इजीली अवेलेबल नहीं है। तीसरी बात आ जाती है बेसिसिटी का एक चार्ट, यहाँ पर अमोनिया, एल्काइलामीन्स, अराइलामीन्स, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक अमीन्स और अमाइड्स का आप बेसिसिटी का चार्ट देख सकते हो, जिसमें आप कुछ एग्जांपल्स के साथ आप देख सकते हो पीके ए वैल्यू। पीके वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक, पीके वैल्यू जितनी कम उतना कम बेसिक, पीके बी वैल्यू जितनी ज्यादा उतना कम बेसिक, पीके बी वैल्यू जितनी कम उतना ज्यादा बेसिक। नेक्स्ट हमने पढ़ा एसाइलेशन। एसाइलेशन में आप देख सकते हो जैसे अमीन प्लस एसिड क्लोराइड, अमीन प्लस एसिडिक एनहाइड्राइड और अमाइन प्लस एस्टर के साथ हमने रिएक्शन कराई और हमें प्रोडक्ट अमाइड की फॉर्म में मिलने लगे। फिर हमने कार्बाइल अमीन रिएक्शन करी, जो कि प्राइमरी अमीन्स का एक टेस्ट है, और सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन इस रिएक्शन को शो नहीं करते। प्राइमरी अमीन चाहे एनिलीन हो या फिर आपका एलिफेटिक अमीन हो, वो इस रिएक्शन को दे सकते हैं। फिर हमने हिंसबर्ग टेस्ट किया, जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को डिस्टिंग्विश करता है। टर्शियरी अमीन हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन नहीं करते तो नो रिएक्शन लिखेंगे। प्राइमरी अमीन्स रिएक्शन कर देते हैं और सॉल्युबल होते हैं एल्कली में। सेकेंडरी अमीन्स भी रिएक्शन कर देते हैं बट इनसॉल्युबल होते हैं एल्कली में। इस तरीके से आप हिंसबर्ग रिएजेंट, जो कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, उसकी हेल्प से आप डिस्टिंग्विश करते हैं कि प्राइमरी अमीन कौन सा है, सेकेंडरी अमीन कौन सा है, टर्शियरी अमीन कौन सा है। फिर हमने नाइट्रस एसिड, जिसको हम HNO2 बोल देते हैं, रिएक्शन करी उसके साथ एलिफेटिक चेन के साथ भी और एरोमेटिक रिंग के साथ भी। जब एलिफेटिक चेन के साथ करी तो एक प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आया, जो कि हाईली लाइक आप कह सकते हो नॉट वेरी स्टेबल, ठीक है। यहाँ पर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टेबल ये नहीं है, बट यहाँ पर जो बनता है वो वेरी स्टेबल है। अगर ये बहुत ज्यादा स्टेबल है तो डेफिनेटली ये यहाँ पर रुकेगा और आगे की रिएक्शंस देगा। बट N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, जो एलिफेटिक वाला डायजो कंपाउंड बनता है तो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है ROH में। सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ डिफरेंट मैनर में, कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने एनिलीन की रिएक्शन कराई। पहले किसके साथ कराई आप देख सकते हैं, पहले Br2H2 के साथ कराई, फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई, इसको प्रोटेक्शन भी बोल देते हैं पाइरिडिन बेस के प्रेजेंस में। यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई, प्रोटेक्शन करती है, और यहाँ पे नाइट्रेशन किया हुआ है। इस तरीके से हमने 4 रिएक्शंस रिवाइज की, 4 रिएक्शन करी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के। फिर हमने रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन वाली करी, जिसमें हमने BDC जो हमारा बन रहा था, BDC आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो यहाँ पर बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड बन रहा है, सेंड में रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बाल सीमेन रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शन करी। CuCl2HCl के साथ, CuBr2HBr के साथ, CuCN KCN के साथ, यहाँ पे CuHCl, यहाँ पे CuHBr, यहाँ पे KiHbF4 H3PO2 गर्म पानी में डाल देते हैं तो सीधा OH बन जाता है HbF4 के साथ। फिर से NaNO2 Cu भी आप यूज कर सकते हैं, फिर से प्रोडक्ट वही आ जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ी कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में आप देख सकते हैं एक BDC लिया और एक लिया फिनॉल, और एक लिया BDC और एक लिया एनिलीन, तो ये क्या हो चुके हैं कपल, ये क्या हो चुके हैं कपल हो चुके हैं। इस तरीके से बन गया BDC फिनॉल के साथ पैरा हाइड्रोक्सी जो बेंजीन, जिसका कलर होता है ऑरेंज, ऑरेंज कलर की डाई होती है, और ये बन गया पैरा अमीनो जो बेंजीन, जब BDC और एनिलीन ने रिएक्शन करी तो ये येलो कलर की डाई होती है। जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे जनरली ऑब्टेन होते हैं वो डाइज में यूज होते हैं, और एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का है। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 तक सॉल्यूशन के साथ डिस्कस किया, और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 आपको एज एन होमवर्क प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। फिर से कह रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में बोला हुआ, कंसीडरिंग द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन व्हिच वन हैज द स्मॉलेस्ट पीकेबी वैल्यू। तो पीकेबी जो होता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, वो बेसिक नेचर के इनवर्सली होता है, बेसिक नेचर के इनवर्सली। बट जो पीकेए है वो एक तरीके से बेसिक नेचर के डायरेक्टली है।
ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप इस क्वेश्चन नंबर 10 को और जो 6, 7, 8, 9, 10 मैंने दिए उनको अच्छे से डिस्कस करें, उनको अच्छे से ट्राई करें, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें, जो भी कॉन्सेप्ट हमने आज कवर किए या प्रीवियस क्लासेस में कवर किए उन कॉन्सेप्ट्स के बेस पर क्वेश्चंस लगाएं और अपनी क्वेश्चंस लगाने के अप्रोच को और अच्छा बनाएं। ठीक है, आप यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ, जो 4 ऑप्शन दिए हुए उनमें एक ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सेकेंडरी अमाइन है, जो सेकंड वाला वो प्राइमरी अमाइन है, जो थर्ड वाला वो टर्शियरी अमाइन है और जो लास्ट वाला वो एनिलीन है। एनिलीन के केस में क्योंकि लोन पेयर्स अवेलेबल जल्दी से नहीं होंगे, रेजोनेंस में चले जाएंगे, तो डेफिनेटली उसका पीके भी, लोन पेयर्स अवेलेबल है नहीं तो बेसिक नेचर हो गया कम, तो पीके भी होगा ज्यादा, बट हमें पता लगाना है स्मॉल एज पीके भी। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट्स के बेस पर आप इन सभी क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।